आइए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसमें। कल आपका पेपर है अर्थशास्त्र का, तो उसमें कुछ मैंने कल वीडियो अपलोड किया था। अगर वो नहीं देखा है तो उसका वीडियो का लिंक आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी तक जो वीडियो अपलोड किए हैं, अगर नहीं देख पाएँ उन सारे का आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। मालूम तो ये अलग से बनाया मैंने वीडियो बिल्कुल। तो इसमें मैंने दो काम किए हैं, क्वेश्चन भी दिया आपका और साथ में इसका मैंने आंसर बता दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आंसर वैकल्पिक है, तो ऐसे ही आपको सिर्फ इस वैकल्पिक शब्द को सर्च करना है, मतलब ध्यान देना है, इसी को ढूंढना है आपको। चार ऑप्शन में उसी को आपको क्लिक कर देना है, यानी कि उसको टिक कर देना है और आपको कॉपी में भर देना है। फिर दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग होते हैं, ये आपका आंसर देगा, यहाँ पर दिया हुआ है। साथ में निम्न में से असंगत है, जो असंगत है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यही आपको पेपर में देखना है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निष्कृष्ट वस्तुओं की मांग में क्या होता है, कमी आती है, गिरावट होती है, यहाँ मैं लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा किसी वस्तु की मात्रा जिसे एक उपभोक्ता को दी गई है कीमत पर आय क्रय करता है, तो उसे उस वस्तु की क्या कहेंगे, उस वस्तु की हम मांग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जब मांग वक्र क्षैतिज होता है तो मांग की लोच होती है कैसी, अनंत होती है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपका है अनंत। उत्पादन फलन क्या होता है, तो इसका आंसर बनेगा आपका आगतों, यानी आगतों व निर्गतों के बीच में एक तकनीकी होती है, जो क्या होता है, तकनीकी संबंध कहलाता है। नेक्स्ट, अल्पकाल उत्पादन को कितने भागों में या कितने साधन स्थिर होते हैं, तो इसमें कम से कम एक साधन जो है वो स्थिर होता है। ठीक है, औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है, तो वो यू के आकार का होता है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन होता है कितना, अधिकतम। नेक्स्ट है, जब औसत लागत कम न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत कैसी होगी, औसत लागत के बराबर होगी। दीर्घकालीन उत्पादन के कितने साधन स्थिर हो सकते हैं, यानी दीर्घ काल काल में उत्पादन किए जाने पर कोई भी साधन आपका स्थिर नहीं होगा। आगत लागत, यानी कि आगत लागत प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किए गए व्यवसाय को कहते हैं, क्या कहते हैं, लागत व्यवसाय कहते हैं या लागत कहते हैं। नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो वह आय और संपत्ति का अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। समरूप वस्तु किस प्रकार की विशेषता है, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को क्या होता है, अधिकतम बढ़ाना। फर्म का उद्देश्य होता है अपने लाभ को जितना हो सके उतना वो बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, वस्तु विभेद किस प्रकार की विशेषता है, तो ये आपकी किसी की भी नहीं होती है। ठीक है, एक पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसके लेखक है कीन्स ने ही इस पुस्तक को लिखा है, और कीन्स ने ही लिखा है आपको समष्टि अर्थशास्त्र की बुक भी कीन्स ने लिखी है। तो समष्टि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं J.M. कीन्स हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में कौन सा विषय नहीं आता है, तो मांग का नियम समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं आता है। विश्वव्यापी महामंदी जो है वो किस वर्ष शुरू हुई थी, तो वो 1929 यानी 1929 में महामंदी का दौर आया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय किस अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है, तो राष्ट्रीय आय जो है वो राष्ट्रीय आय किस अर्थशास्त्र की वस्तु है, तो यहाँ पर आपका आएगा समष्टि अर्थशास्त्र, यहाँ पर आएगा समष्टि अर्थशास्त्र। निम्न में से पूंजीगत वस्तुओं में सम्मिलित किया जाता है, पूंजीगत में क्या आता है, ये उपकरण आता है। अब है ये निम्न में सही विकल्प चुनो, तो ये आपका अर्थशास्त्र जो है उसके हिसाब से ये सही विकल्प है, यही आपको याद रखना है। बाकी और दिए होंगे उसको सिलेक्ट नहीं करना है, इसी को मतलब टिक करके आपको कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट है, कौन सी वस्तु टिकाऊ नहीं है, यहाँ ऑप्शन दिए हैं, भोजन है, मकान है, कुर्सी है, जेब है। मतलब जो चीज़ टिकाऊ नहीं है, तो यहाँ पे भोजन दिया, ये टिकता नहीं है, क्योंकि अगर टिक जाएगा तो व्यक्ति दोबारा भोजन खाने की उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ ही करेंसी नोटों को निर्गत करने का अधिकार किस संस्था को होता है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI को होता है। केंद्रीय बैंक नीति क्या है, ये एक केंद्रीय बैंक नीति क्या है, तो इसको हम बोलेंगे ये एक मौद्रिक नीति है,
विमुद्रीकरण प्रक्रिया भारत में कब बनाई गई थी? यानी विमुद्रीकरण क्रिया जो थी हमारे प्रक्रिया हमारे देश में 2016 नवंबर को अपनाई गई थी, जिसके अनुसार 100 के नोट और 1000 के नोट और 500 के नोट इनको बैन किया गया था। साख सृजन किस बैंक का कार्य होता है? तो साख सृजन बैंक जो है वो व्यवसायिक बैंक का कार्य होता है। प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी? तो प्रभावी मांग की संकल्पना भी कीन्स ने ही दी। जब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति C का मान 0.8 हो तो गुणांक का मान होगा 5। इसके साथ ही यदि उपभोक्ता प्रवृत्ति का मान C हो तो बचत सीमांत का मान 1 - C होगा। क्वेश्चन नंबर 33, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इनकी इसका इंग्लिश में बोलते हैं इसके लिए मार्जिनल प्रोपेंसी टू द कंज्यूम। इसका जो कोड है वो मैथ का अनुसार ये होता है डेल्टा C/डेल्टा Y। ये दिया होगा ऑप्शन, इसको ही आपको देख के सही करना है। उपभोग फलन C, उपभोग फलन को C से प्लस करते हैं बराबर 40 यानी 40 है, प्लस इसमें हम 0.8 को 8y को प्लस कर दें तो y बराबर 100 पर उपभोग का मान्य होगा। तो यहाँ पर 100 पर ये प्लस जगह 120 35। सर्वाधिक आय प्राप्त होती है तो किससे होती है? उत्पादक शुल्क से प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर के रूप में प्राप्त किया जाता है? तो वो है हमारा आयकर। ये प्रत्यक्ष रूप में दिया जाता है। एक राष्ट्र एक देश एक बाजार से संबंधित कौन चीज़ है? तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे। यहाँ GST दी हुई है तो आपको GST को ही उसमें ढूंढ कर टिक कर लेना है। नेक्स्ट है, देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब होता है कौन? बजट। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब बजट होती है। विदेशी व्यापार का घाटा कब होता है? जब निर्यात आयात से कम होने लगे। यानी विदेशी व्यापार का घाटा तब होता है जब निर्यात जो है आयात की अपेक्षा में कम हो जाए। व्यापार संतुलन का घटक कौन होता है? तो वस्तुओं का आयात। तो इस प्रकार ये वीडियो कंप्लीट हो गया और आप इसी तरीके से आपको ये छाप देना देख सकते हैं आप। थैंक यू।